हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इसमें हम DECE 2 सत्रीय कार्य 2 का असाइनमेंट 2020-21 वाला है, वो सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला है सभी प्रश्नों के उत्तर दे भाग क है। तो इसमें 7 प्रश्न है। नेक्स्ट भाग ख और ग है। तो ख में है 2 या जो कोई एक करें, ग में है 5, 6 या 7 में से कोई एक अभ्यास करना है हमें। तो हम इसमें से कोई भी एक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाग क। पहला प्रश्न है पोषण के सामाजिक व मनोवैज्ञानिक पहलुओं का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो अब हमें इसमें पोषण के बारे में लिखना है कि पोषण हमें खाने से मिलता है। भोजन हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, जो हम खाते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। यह हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक आदि स्थितियों पर निर्भर करता है। अब इसका हमें मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक जो पहलू है उस पर चर्चा करनी है। तो पहला सामाजिक पहलू। अब हमारी प्राचीन वैदिक परंपरा में खाने को जीवन देने वाला बताया गया है। वेदों के अनुसार कुछ विशिष्ट खाद्य पदार्थ विशेष गुणों के प्रतीक माने जाते हैं। जैसे जो सात्विक भोजन है मानसिक क्षमता को बढ़ाता है, सृजनात्मकता इन सबको बढ़ाता है और खुशी देता है, जैसे दूध या दूध से बनी चीज़ें। और ऐसे ही जो राजसिक भोजन होता है आवेश, शक्ति, क्रोध, कामुकता इन सबको बढ़ाता है, जैसे मांस, मछली, अंडा, बासी भोजन या दोबारा गर्म किया। पर आजकल क्या है, सारी धारणाएं क्षीण हो गई हैं कि क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, सभी होटल में जाते हैं हम खाना, तो उन होटलों में खाना हमें दोबारा गर्म करके ही मिलता है। और शाकाहारी मांसाहारी सब लोग हम क्या साथ ही बैठ के खाना खाते हैं। तो ये सब थोड़ा सा भी कम चलता है। पर फिर भी बहुत से लोग हैं जो ये सब मानते हैं। पर ऐसे भी होता है कि एक समुदाय के लोग कितना भी पौष्टिक खाना खाएं पर वो दूसरे समुदाय के लोगों को पसंद ना हो, तो हो सकता है। तो ये सब अंतर है। मनोवैज्ञानिक पहलू क्या है, जो हम खाते हैं वैसा हमारे मन पे भी असर प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई बालिका अपने डर व असुरक्षा या हीन भावना पर काबू पाने के लिए ज़्यादा खा लेती है, या कोई दूसरी बालिका हो तो उसे कम भूख नहीं लगती तो कम खाएगी। या जैसे कोई बच्चा देखता है ना चॉकलेट, टीवी पे विज्ञापन देखता है मुझे चाहिए मुझे चाहिए, या बच्चा कहे मुझे करेला नहीं खाना है, तो चूहे जैसा है। ऐसे भी प्रतिक्रियाएं क्या है, हमारे खाने पीने की मनोवृत्ति को प्रभावित करती हैं। लौह तत्व, आयरन व विटामिन की प्रचुरता वाले 4 खाद्य स्रोतों की सूची बनाइए। तो लौह तत्व, विटामिन हमें भोजन के विभिन्न अंग हैं हमारे। इन पोषक तत्वों द्वारा शरीर को ऊर्जा, रोग प्रतिरोधक शक्ति आदि प्राप्त होते हैं। लौह तत्व व विटामिन की प्रचुरता वाले जो खाद्य पदार्थ है उसकी हम एक ना सूची बना देंगे। एक में हम लिखेंगे लौह तत्व वाले खाद्य स्रोत, दूसरे में लिखेंगे विटामिन वाले खाद्य स्रोत। और सब हम उसका जो जो जिस चीज़ों से हमें मिलता है ना उनके बारे में हम बता देंगे। उनके 4 जो भी हैं कि चार ये चीज़ें, इनसे हमें विटामिन मिलता है, इनसे प्रोटीन मिलता है, ये सब हम लिख देंगे। निम्नलिखित के कार्यों का वर्णन कीजिए प्रोटीन और विटामिन के। पहला है प्रोटीन। तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शरीर के वृद्धि, निर्माण के साथ साथ रख रखाव में भी उपयोगी है। तो प्रोटीन के क्या क्या कार्य हैं। प्रोटीन नियामक व सुरक्षात्मक पदार्थ प्रदान करता है, उसमें हम लिख देंगे कुछ। दूसरा हम लिखेंगे शरीर निर्माण कार्य करता है, वृद्धि में सहायक होता है। तीसरा प्रोटीन का वाहक के रूप में क्या कार्य होता है वो हम लिख देंगे। चौथा इसका कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करता है, और इसमें कैसे ऊर्जा प्रदान करता है वो भी लिख देंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्या है विटामिन। विटामिन के क्या क्या कार्य हैं। विटामिन प्रोटीन की भांति विटामिन भी शरीर के लिए आवश्यक है। इसके 2 प्रकार माने गए, एक तो वसा विलय विटामिन, एक जल विलय विटामिन। तो अब वो सब हम लिख देंगे कि वो कौन कौन से विटामिन। अब इसके कार्य क्या है। पहला दृष्टि बढ़ाने में उपयोगी होता है विटामिन। दूसरा हमारी वृद्धि में सहायक होता है, और हम लिख देंगे कि कैसे वृद्धि में सहायक होता है, वो सब लिख देंगे। नेक्स्ट है बीमारियों से सुरक्षा करता है। उसके बाद है खून जमने में सहायता करता है, जैसे विटामिन के है ना, खून का थक्का जमाता है। नेक्स्ट 5वां हड्डियां मजबूत बनाता है। छठा कटे फटे घाव को भरता है, ये भी इसका काम है एक विटामिन का। नेक्स्ट आएगा हमारा तीसरा प्रश्न है संतुलित आहार की योजना बनाने में सम्मिलित चरणों का वर्णन कीजिए। और आहार व्यक्ति के उम्र, लिंग व सक्रियता स्तर को कैसे प्रभावित करता है, ये सब हमें ना लिखना है। तो पहले हमें लिख देना संतुलित आहार क्या है। तो संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ ऐसी मात्रा में हो या अनुपात में हो जो कैलोरी, खनिज, लवण, विटामिन, अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
ताकि कुछ और थोड़े से ना आवश्यक पोषक तत्व भी हों जो शरीर में इनकी जब कमी हो तो उनको पूरा कर सके। अब जो इसके निम्न चरण क्या क्या है, खाद्य वर्ग। पहला है इसका खाद्य वर्ग, किन किन खाद्य वर्ग में बांटा गया है। अब हमें पता है कि भोजन के 3 शरीर क्रियात्मक कार्य है जिससे शरीर के संपूर्ण पोषण मिलता है और बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। जैसे कार्बोज वाले खाद्य पदार्थ ऊर्जा देते हैं, प्रोटीन वाले शारीरिक वृद्धि व ऊतकों की टूट फूट का मरम्मत करता है और नए ऊतकों का निर्माण करता है। जो खनिज लवण व विटामिन वाले जो खाद्य पदार्थ है वो हमें रोगों से बचाते हैं। पोषक तत्वों के विभिन्न कार्यों के आधार पर खाद्य पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया। पहला ऊर्जा प्रदान करने वाले, दूसरा शारीरिक वृद्धि में सहायक खाद्य पदार्थ, तीसरा है रोगों से बचाव व शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायक खाद्य पदार्थ। तो पहला ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं? कार्बोज की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ, अनाज, गुड़, कंदमूल। दूसरे कार्बोज वाले हैं चीनी, गुड़। तीसरा वसा वाले, वसा, तेल, घी। अब दूसरे हैं शारीरिक वृद्धि में सहायक खाद्य पदार्थ को वृद्धि में जो है वो दूध व दूध से बने मांस, मछली, गिरीदार फल, तिलहन। तीसरा रोग से बचाव वाले हैं, इसमें क्या है, पीले रंग के, नारंगी रंग के फल, ये सारे के सारे फल फ्रूट आते हैं ना वो इसमें आ जाएंगे। सब्जियां, ये सब भी इसके अंदर आएगा। ये इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब भी हम आहार योजना बनाएं तो हमें खाद्य वर्गों का ध्यान रखेंगे, उनको शामिल करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है परोसे गए भोजन की मात्रा। तो इसका मतलब भी है कि जैसे अल्पाहार या व्यंजन की मात्रा है जो हम एक समय में किसी व्यक्ति को देते हैं ना, वो है उसकी मात्रा। परोसे गए भोजन की मात्रा व्यक्ति के लिंग के साथ साथ व्यक्ति के खाने की क्षमता पर भी निर्भर करती है, उम्र पर, इन सब पे भी निर्भर करती है। अब हमें इसका आंसर लिखना था कि उम्र, लिंग व सक्रियता स्तर से आहार योजना कैसे प्रभावित होती है। तो इसका आंसर है एक अल्प श्रम करने वाली महिला के दोपहर व रात के भोजन में 60 ग्राम से ज़्यादा अनाज नहीं खा पाती है। यह एक वयस्क स्त्री के भोजन की मात्रा के समान ही है। वयस्कों में ऊर्जा व प्रोटीन की दैनिक मात्रा सभी के लिए समान नहीं होती है। यह हर वायु, भार, लिंग, सक्रियता स्तर आदि पर निर्भर करती है। जैसे एक 20 से 39 वर्ष का जो पुरुष है जिसका वजन 60 किलो है वह सामान्य श्रम करता है। वहीं एक जो 20 से 39 वर्ष की जो महिला है जिसका वजन 50 किलो है वह मध्यम श्रेणी का काम करती है। लेकिन इन दोनों के खाने में क्या अंतर रहेगा। तो भारी श्रम करने वाले स्त्री पुरुष दोनों हैं, दोनों के सक्रियता स्तर है वो भी अलग अलग रहेगा। तो हम जैसे ऐसे बना सकते हैं कि जैसे पुरुष है अल्प श्रम करने वाला, मध्यम श्रम, अधिक श्रम करने वाला, उनको कितने चीज़ की ज़रूरत होती है, कितनी ऊर्जा, कैलोरी, प्रोटीन, इन सब की ज़रूरत होती है, ये हम एक तालिका बना देंगे इसमें, ताकि ना इससे समझ में आए और हमारा ये आंसर थोड़ा सा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये पीछे भी थोड़ा सा ये लिखना है कि महिला, कौन सी महिला किस स्टेज में कैसे कितना प्रोटीन, ऊर्जा कितनी प्रोटीन चाहिए, शिशु, बच्चा, लड़के लड़कियां, अलग अलग एज के जो लड़के लड़कियां उनके पूरा का पूरा ऊर्जा और प्रोटीन कितना चाहिए उसका हमें पूरा का पूरा एक चार्ट या सूची बना के लिख देनी है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि भोजन नियोजन में आयु, लिंग व सक्रियता स्तर प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट आ गया चौथा प्रश्न है, इनका आहार नियोजन बनाते समय ना किन बातों का ध्यान में रखें। तो पहला आ गया 1 वर्षीय शिशु। अब इसका 1 वर्षीय शिशु होता है उसके लिए हम कैसे योजना बनाएंगे। आहार, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन व खनिज लवण व वसा उचित मात्रा में उसके आहार में, क्योंकि इस आयु के जो बच्चे हैं ना बहुत छोटे होते हैं, तो इसलिए उनके खाने में तीनों खाद्य वर्ग शामिल होने चाहिए। दूध से निर्मित आहार, मांस, मछली, दाल आदि, कुछ हरी पत्तेदार सब्जियां भी हों। दूसरा, बच्चे को ऐसे फल, कच्ची सब्जी के टुकड़े जैसे बच्चा ना आराम से पकड़ के आराम से खा ले, गाजर से वैसे काट के दे सकते हैं। बच्चे को जो भोजन पसंद नहीं है ना उसे उस टाइम पे जैसे बहुत भूख लगी हो ताकि ना वो बिना नखरे किए खा ले। खाना इतना ही दे जितना वो खा सके, और उसे ना रंग बिरंगे खाना दे, जैसे गाजर, मटर, वो सब डाल के कलरफुल खाना बच्चे को बहुत पसंद होता है। अब गर्भवती महिला के लिए भी ध्यान रखना है कि किसके लिए बनाएगी, कौन सा टाइम है उसे, 0 से 3 महीने, 3 से 6 महीने या 6 से 9 माह की गर्भवती है, क्योंकि हर टाइम तीनों स्टेज में उन्हें अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है, मात्रा अलग अलग होती है, कितनी ऊर्जा चाहिए, तो वो हमें ध्यान रखना है।
तो और खाना ऐसा हो जिसमें रोगों से बचाने के लिए पोषक तत्व शामिल हों। दूसरा है ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण पहले की तुलना में ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये सब एक तत्व ही ना हो बल्कि सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें दें हम उन्हें, सब्जियां, हरी सब्जी, अनाज, दाल, मांस, ये सारी चीज़ें दें कि उसे सारे वर्ग, खाद्य वर्ग के जो चीज़ें हैं पोषक तत्व मिले। फिर खाने में स्त्री के शरीर को पूर्ण लौह तत्व नहीं मिल पाते तो एक फोलिक एसिड की गोली भी दें जो उससे ना शरीर में आयरन की कमी कभी ना हो उसके। जब आहार योजना बनाएं तो 2 खाने के मध्य थोड़ा सा ना स्थान भी दें और खाने की मात्रा पे ध्यान ना दें, सोचें कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उस पे जहाँ ध्यान दें, तो ये हमें ध्यान रखना है। और खाना ऐसा दे जो पाचन में दिक्कत ना करे, आराम से पचा सके गर्भवती स्त्री। अब 5वां प्रश्न है, जीरोपैथेलमिया के 4 नैदानिक लक्षण बताइए। एक गांव में रह रहे शालापूर्वक बच्चे की मां को जीरोपैथेलमिया की रोकथाम के लिए आप क्या सलाह देंगे? पहले हमें बताना है जीरोपैथेलमिया क्या है। तो ये क्या है, ये आँख से संबंधित बीमारी है जो विटामिन ए की कमी के कारण होती है। इसमें आँख में धीरे धीरे ना कुछ कुछ परिवर्तन होने लगते हैं जिसे सूक्ष्मासिपाक भी कहते हैं। हमारे इंडिया में 150 लाख 150 लाख अंधे लोगों में से लगभग 1/3 लोग ना इसी की वजह से अंधे होते हैं। वैसे तो बीमारी ना किसी को भी हो सकती है पर 3 से 4 वर्ष के बच्चों में अधिक मिलती है, जो बच्चे छोटे होते हैं ना उनमें ज़्यादा मिलते हैं। इसके क्या क्या जो नैदानिक लक्षण है, पहला रतौंधी, इसमें ना रात को दिखना बंद हो जाता है, अंधेरा होते ही ना दिखना बंद हो जाता है। दूसरा है कंजैक्टिवा जीरोसिस या कंजैक्टिवा का सूखना। इसमें ग्रीक भाषा में इसका अर्थ है सूखना, इसलिए इसका नाम ही है कंजैक्टिवा का सूखना। आँख को जो ढकने वाली बाहरी पतली पारदर्शी परत जो चमकदार व सफ़ेद आर्द्र होती है, पर जब हमें जीरोपैथेलमिया होता है ना तो वो बदरंग, भूरी, चमकहीन हो जाती है, तो इसे कंजैक्टिवा का सूखना कहा जा सकता है। तीसरा बिटोट बिंदु, इसमें क्या आँख का जो सफ़ेद भूरे रंग का त्रिभुजाकार के सूखे धब्बे दिखाई देते हैं कंजैक्टिवा है ना उसके अंदर, और आँखों के कोनों की तरफ बढ़ी हुई दिखाई देती हैं आँखें। कभी आँखों में ना काजल लगा लेते हैं तो ये ज़्यादा काले रंग के दिखने लग जाते हैं, भूरे भूरे। तीसरा क्या है, कॉर्निया का सूखना। कंजैक्टिवा की तरह ही ना कॉर्निया भी गीला चमकदार होता है, लेकिन जैसे वो सूख जाता है तो कांच के चूरे के जैसे दिखाई देता है। इसका उपचार तुरंत विटामिन ए की खुराक देके करना चाहिए। अगर इसका समय पर उपचार नहीं किया गया तो वह सूखकर पपड़ी बनकर उतरते हैं, इस जगह सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं, तो मोतियाबिंद या ल्यूकोमा भी हो सकता है। एक शालापूर्व बच्चे की माँ को क्या सलाह दे सकता है कि माँ को बच्चे को कहेंगे कि उसकी सेहत का ध्यान रखें। इस बीमारी का कारण विटामिन की कमी है तो आप विटामिन ए की खुराक दिलवाएं। बच्चे को हरी पत्तेदार सब्जी, पालक, चौलाई, पीली नारंगी सब्जी, फल, गाजर, पपीता, नारंगी आदि दें। साथ साथ हर 6 महीने के बाद विटामिन ए की खुराक दें बच्चे को। सरकार ने भी इस चीज़ के लिए ना कई कार्यक्रम चलाए हुए हैं हर आंगनबाड़ी केंद्रों में, और दवा भी उपलब्ध है, तो माता से बताएंगे माता पिता को कि ना वहाँ से ले सकते हैं। अतः जैसे भी संभव हो विटामिन ए की पूर्ति की जानी चाहिए जिससे कि जीरोपैथेलमिया को रोका जा सके। यहाँ पे ये आंसर खत्म हो गया। नेक्स्ट है, अतिसार से ग्रसित बच्चे की व्यवस्था या निपटान आप कैसे करेंगे? घर पर ORS जीवन रक्षक घोल। तो अतिसार क्या है? अतिसार निर्जलीकरण या दस्त है। इससे एक संक्रामक रोग है। गर्मियों में यह बार बार होता है, पर इसे ना सामान्य बीमारी समझते हैं, पर इतनी सामान्य भी नहीं समझनी चाहिए क्योंकि ये बच्चों में ना पानी की कमी हो जाती है और बहुत बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो सकती है और गंभीर बीमारियां भी ला सकती है। इससे बच्चे के शरीर में जल निकल जाता है, पानी की कमी हो जाती है, और अगर बच्चे का समय पर उपचार नहीं हुआ तो बच्चे की मृत्यु भी हो। क्या व्यवस्था करेंगे इसकी? जब जैसे बच्चे को दस्त हो ना तो तुरंत डॉक्टर का इंतजार नहीं करना चाहिए, उसे तुरंत पानी, बहुत सारा लिक्विड चीज़ें दे देनी चाहिए। ORS बना के देना चाहिए, छाछ, मसालों का सूप, फल का जूस आदि देते रहना चाहिए उसे। अगर ORS ना हो तो नमक, चीनी, पानी का घोलिए बना के भी दे सकते हैं। अगर स्थिति अल्प निर्जलीकरण की हो तो एक बार अगर हम ORS पिलाएंगे ना तो जल की कमी पूरी हो सकती है, लेकिन अगर अति निर्जलीकरण होगा बहुत सारा तो हमें ना कई बार ORS पिलाएंगे तो भी असर नहीं होगा, इसलिए हमें डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत पड़ सकती है।
तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। जब निर्जलीकरण हो जाता है तो शरीर ना इतना कमज़ोर हो जाता है कि बीमारियों का या संक्रमणों का खतरा बढ़ जाता है। जब मरीज ठीक होने लगे तो जितना चाहे उतना हल्का खाना खाना शुरू कर दे, मतलब भूखा ना रहे, शरीर को तंदुरुस्त रखे। जैसे हल्का पानी मिला, दूध, चावल का सूप, छाछ आदि भोजन जरूर देना चाहिए। निर्जलीकरण शुरू होते ही ना ORS दे देना चाहिए। और ये ORS पैकेट रहता है, 1 लीटर पानी में 1 पैकेट मिलाने से ये बन जाता है। ना हो तो नमक और चीनी का घोल भी आप मिलाकर बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 6, पोषणात्मक स्तर का निर्धारण करने की 4 विधियों को सूचीबद्ध कीजिए, उनमें से किसी एक के इस्तेमाल का। अब पोषणात्मक स्तर क्या है? किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य की वह स्थिति जो शरीर में पोषक तत्वों के उपयोग से प्रभावित होती है, वह उस व्यक्ति का पोषण स्तर कहलाती है। अब पोषण स्तर के निर्धारण में पोषक तत्वों की उपयोगिता का मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे की वृद्धि समुचित नहीं हो तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे पोषणहीनता, आनुवंशिक रोग इत्यादि। केवल आहार अंतर्ग्रहण से ही पोषण स्तर का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। इसके निर्धारण के क्या क्या विधियाँ हैं? पहला, मानवमितीय माप, जैसे वजन नापते हैं। दूसरा है रासायनिक परीक्षण। अब रासायनिक परीक्षण में क्या करते हैं? शारीरिक द्रव्यों में आवश्यक अवयवों की मात्रा को मापा जाता है। तीसरा है रोग जांच का तरीका। चौथा है आहार सर्वेक्षण। अब किसी एक पद्धति के इस्तेमाल का वर्णन करना है तो हम आहार सर्वेक्षण का करेंगे। आहार सर्वेक्षण क्या है? आहार सर्वेक्षण का अर्थ है किसी विषय की क्रमबद्ध जांच करना। इससे कई प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जैसे किसी वस्तु, गेहूं आदि अंतर्ग्रहण की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही क्या कर सकते हैं कि जो व्यक्ति कुछ खा रहा है, जैसे पोषण तत्वों के अंतर्ग्रहण के भी सही मूल्यांकन हम कर सकते हैं आहार सर्वेक्षण में। अब आहार सर्वेक्षण के जो तरीके हैं और उनसे प्राप्त जानकारी है, हमें उसमें लिखना है। जो तरीके क्या हैं? खाद्य संतुलन से चार्ट से प्राप्त कृषि संबंधी आंकड़े। दूसरा, तोल का तरीका, खाद्य रिकॉर्ड या डायरी रखना, आहार व्रत। और फिर इससे प्राप्त जो जानकारी है वो हम इसमें लिख देंगे साइड में। तो आप इस तरह से इसमें देख के लिख सकते हैं। जैसे खाद्य उपभोग की प्रवृत्ति किसी देश में, जैसे क्या कृषि होती है, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट कौन से तरीके हैं? 24 घंटे में आहार का स्मरण, जो पिछले 24 घंटों में उन्होंने जो खाया ना वो, और फिर वो याद करके कि क्या क्या खाया था वो हमें इसमें लिख देना है। प्राप्त जानकारी में आहार आवृत्ति की, जैसे क्या क्या खाते हैं ना, कैसा कितना खाते हैं, वो सब उसके बारे में पूछेंगे और उससे भी जो हमें जानकारी प्राप्त होगी वो हम इसमें लिख देंगे। जैसे आहार प्रवृत्ति में हमें लिखना है ना, कैसे खाद्य पदार्थों में विभाजित किया, कैसे खाए, इस टाइप से वो हम सब उसमें लिख देंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित के बीच अंतर बताइए। रोहे और बिलनी में क्या अंतर है? टाइफाइड, हैजा, स्कैबीज, खसरा, इनमें। तो पहला है रोहे और बिलनी में। तो रोहे क्या है? यह संक्रामक रोग है जो क्लेमाइडिया नामक जीवाणु से होता है। इसमें आँख लाल होना, पानी आना, खुजली होना आदि सब होता है। फिर आँखों में क्या? अल्सर बन जाते हैं। ये कहाँ फैलता है? जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा और जहाँ सफाई नहीं होती हो वहाँ पे फैलता है। चौथा, संक्रामक रोग है तो जल्दी जल्दी एक दूसरे में फैलेगा। इसका इलाज सही समय पर ना करें ना तो कई सालों तक आंखों में रह सकता है। भारत में ये अंधता का एक प्रमुख कारण है। बिलनी क्या है? यह जीवाणु संक्रमण से फैलता है। इसमें आँख की जो पलकें होती है ना, उन पे निचले भाग पे सूजन हो जाती है। सूजन थोड़ी फट भी जाती है, कट जाती है, उसमें मवाद निकलते हैं। इसे अंजहारी गुहेरी भी कहते हैं। मवाद के बाद निकलते हैं ना, उसके बाद ये ठीक हो जाते हैं, या फिर कभी भी ना दोबारा भी हो सकते हैं। यानी कि इसका फिक्स टाइम नहीं, बाद में ठीक होने के बाद भी हल्का फुल्का फिर हो सकता है। अब हैजा और टाइफाइड में, हैजा क्या है? यह है कालरा वाइब्रियो नामक जीवाणु के कारण होता है। अतिसार है जो रोग है ना, उसका गंभीर रूप है यह। इलाज नहीं होने पर इसमें ना 70% लोग ऐसे जिनकी मृत्यु हो जाती है। थर्ड है, इसके लक्षण क्या? उल्टी, दस्त, और ये गर्मियों में ज़्यादा फैलता है, पतझड़ के मौसम में होता है। और क्यों होता है? क्योंकि ये सफाई पे ध्यान नहीं देते तो होता है। रोगी को अधिक प्यास लगती है और पेशाब भी बंद हो जाता है, पेट में दर्द होता है। समय समय पर मरीज को ORS पिलाते रहना चाहिए। टाइफाइड क्या है? यह आंत्रज्वर या संक्रामक रोग है। यह सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। इसकी शुरुआत ना हल्का मामूली बुखार होता है जो 5 दिन या उससे ज़्यादा भी होता है।
पीड़ित को बेचैनी में बेजान सा रहता है, धीरे धीरे बुखार ज़्यादा हो जाता है, और जैसे छाती पे पीठ पे लाल लाल दाने से हो जाते हैं, जीभ भूरी हो जाते हैं, बुखार कम नहीं होता है, गर्मियों में शुरू होता है। अगर ये बुखार बढ़ जाए तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, और शरीर की साफ सफाई पे भी ध्यान रखना चाहिए। स्कैबीज और खसरा क्या है? स्कैबीज एक ऐसा रोग है जो त्वचा में जाकर संक्रमण कीड़ा है जो त्वचा में जाकर संक्रमण करता है, और ये ना एक दूसरे से फैलता रहता है। यह सामान्यतः बच्चों में पाया जाता है, पर बहुत छोटे बच्चे ना उनमें नहीं होता है। हाथ की उंगली, कलाई, बगल, जांघों या अंदरूनी भाग, फूलों के छोटे, उन पे ना छोटे छोटे विकसित हो जाते हैं जो उभर जाते हैं, और उनमें बहुत खुजली होती है। अगर ये परिवार में किसी एक को हो जाए ना, सब में फैल सकता है। इसके इलाज क्या है? बेंजोएटनॉन का घोल लगाया जाता है, जो कि संक्रमित जो त्वचा उस पर लगाया जाता है। खसरा क्या है? ये चेचक की तरह संक्रामक रोग है, पर उतना भयंकर नहीं है। इसमें ज़्यादातर ना छोटे बच्चों को संक्रमण होता है। हल्के ताप के साथ त्वचा पर दाने दाने हो जाते हैं, दाने बढ़ते हैं और सूख कर फूट जाते हैं। इसके रोगी को ना कमरे में अलग से हवादार कमरे में रखना चाहिए। ये दाने फूटने के 6 से 7 दिन के बाद ना सूख के पपड़ी जम जाते, ठीक हो जाते हैं। अब यहाँ हमें क्या करना है? भाग ख में अभ्यास 2 करना है। अभ्यास 2 करना है। इसका क्या है? ये दिए गए मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार शिशुओं के लिए मूल मिश्रणों एवं बहु मिश्रणों का सुझाव देना है। तो हम पहले उसका उद्देश्य लिख देंगे कि इसके उद्देश्य क्या है, इससे क्या क्या मतलब हम सीख सकते हैं। मूल मिश्रण, बहु मिश्रणों की योजना बना सकेंगे। शिशु गृहशाला केंद्र में बच्चों को जो पूरक आहार दिया जा रहा है ना, उसकी उपयोगिता जांच सकते हैं। पूरक आहार की योजना जब भी हम बनाएंगे ना, उस समय जो सामग्री है उसके चयन के आधार पर हम वर्गीकरण कर सकेंगे। ये इस अभ्यास को करने से हम ये सीख पाएंगे। इसके उद्देश्य ये हैं। तो हमें ये पहला पेज लगा देना है। अगर आप लोगों के पास ये पेज ना हो ना, तो इनके अंदर जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिनको आपको भरना है, तो वो आप ब्लैक पेन से क्वेश्चंस और फिर बीच में आंसर लिख के दे सकते हैं। जैसे दूसरा पेज आ गया, इनमें से आपको कुछ नहीं करना, जानकारी के लिए है जस्ट ये पेज। अभी हमें ये सब भरना है कि हमने पहले तो हम कर देंगे क्या क्या बनाना है, जैसे सूजी की खीर, दाल का सूप या पानी बनाएंगे, फलों का रस, उबला आलू। फिर उनके बाद हमें क्या भरना है इसमें कि कितना कितना सामान लगा है और फिर वो कैसे बनी, वो प्रोसेस करना है। फिर यहाँ पे जो बनाया है उस हमसे पूछा गया है कि जैसे सुझाया था ना, तो कैसे किस तरह से बनाया है, कैसा है बच्चों के लिए, उसका आंसर हमें लिख देना है। फिर दूसरा इसमें भी क्या क्या खिचड़ी और पौष्टिक लड्डू बनाए मैंने, उसमें जितना सामान लगा वो सब है, और किस तरह से बनाया वो लिख दिया। अब ये हमसे पूछा गया है कि कैसा करना चाहिए ना, कैसा लगा आपको, तो मैंने इसमें लिख दिया कि मेरे हिसाब से मांस बच्चे के लिए सही नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि ना वो उसे दिया जाए। तो इसमें जैसे आप इनको पढ़ेंगे तो आपके जैसे विचार है आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। भाग गया है, भाग गया में लिखा है पिछले 1 साल में बच्चों को जो बीमारियां हुई हैं ना, उनके व परिवार के जो लोग हैं उन्होंने बीमारी से कैसे निपटा, इसे जानने के लिए 4 परिवारों का सर्वेक्षण कीजिए, जिनमें प्रत्येक परिवार के 1 से 6 वर्ष की आयु के समूह का कम से कम 1 बच्चा हो, और उन 4 में से जो 2 परिवार है वो निम्न सामाजिक वर्ग के और 2 मध्य उच्च सामाजिक वर्ग के होने चाहिए। तो इसका उद्देश्य क्या रहेगा, हमें इससे 1 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, उन जो बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं, उन बीमारियों के बारे में पता लगा सकते हैं, और वो बीमारियाँ कैसे ठीक की, किस सामाजिक वर्ग में ज़्यादा फैली हैं, इनका कारण क्या है, वो सब पता लगेगा। माता पिता को हम ये समझा सकेंगे कि इन बीमारियों की रोकथाम कैसे कर सकते हैं। अब पहले हम करेंगे निम्न सामाजिक वर्ग के परिवारों का सर्वेक्षण। तो हम पहले बच्चे का नाम, आयु, लिंग, और उसका जो अगर बहन भाई है तो उसका आयु लिख देंगे इसमें। फिर हम उसके अभिभावकों के बारे में लिख देंगे कि उनकी आयु क्या है, उनकी शैक्षिक योग्यता और उनका व्यवसाय यानी वो क्या क्या करते हैं, वो सब उनसे पूछ के लिख देंगे। फिर हम परिवार का इंटरव्यू लेंगे, तो उसमें जैसे जो मैंने लिखा है, जो मैंने इंटरव्यू लिया था, तो मैंने उनसे जो पूछा वो मैंने इसके अंदर लिख दिया जो उन्होंने बताया। आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो आप इसके अंदर लिख देंगे। अब दूसरा है, दूसरे में भी सेम बच्चे का नाम, आयु, उसके बहन भाई है तो उसकी आयु, फिर अभिभावकों की आयु, शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय क्या है, और फिर वैसे ही उनका इंटरव्यू लेना है। जैसे वो बता रहे ना कि अब इसमें लिखा है तो उन्होंने बताया तो मैंने लिख दिया कि पिछले साल उनको पीलिया हुआ था, उस बारे में जो बताएंगे वो सब मैं इसमें लिख दूँगी। अब उच्च सामाजिक वर्ग के परिवार हैं, उनका इंटरव्यू लिया है मैंने। अब सेम वही प्रोसेस इसमें भी करना है हमें। पहले जो निम्न वर्ग के है ना, उनका
अब दूसरा उच्च वर्ग के 2 परिवारों का, सेम वैसे ही आप इसको भी भर लेंगे, कर लेंगे। दूसरा परिवार हो गया ये। आपको ध्यान रखना है दोनों कैटेगरी में ना अलग अलग परिवारों के लेने हैं, ऐसा नहीं लेना कि दोनों चारों निम्न वर्ग के हों, इस तरह से लेना है। यहाँ हमने लिख दिया है कि उनसे इंटर में क्या किया, तो उनका इंटरव्यू लिया और हमने उसमें लिख दिया। तो यहाँ पे ये असाइनमेंट समाप्त हो जाता है। ये इससे आपको कुछ मदद मिलेगी। मैं अभी जल्दी 2021-22 वाले असाइनमेंट भी अपलोड कर दूँगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।